देखो भाई, सीड स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो ये समझो कि सीड बनता कैसे है। देखो, हालांकि बता चुका हूं मैं जेनेटिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का मैं एक लेक्चर ले चुका हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी सीड की बात होती है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होना ही है, क्योंकि बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सीड कभी बन ही नहीं सकता। सीड हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होना, मतलब मेल प्लस फीमेल, इन दोनों का जब तक फ्यूज़न नहीं होगा, दोनों में मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब तक फ्यूज़न नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इस दोनों की फ्यूज़न की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज़न होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी सीड बनेगा। देखो, मोटा मोटा देख लो एक्चुअली में होता कैसे है और ये सब सीड बनता कैसे है। देखो, ये रहा फीमेल पार्ट, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं फीमेल पार्ट के अंदर तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको डिवाइड किया गया है तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जिसमें सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ठीक। उसके बाद ये जो सेंट्रल ट्यूब जैसा पार्ट है इसे कहते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं डोम शेप का फूला हुआ पार्ट इसे कहते हैं ओवेरी। हम सभी जानते हैं ये जो ओवेरी है इसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल, इसे क्या कहते हैं? ओव्यूल। अब देखो, आप सभी लोग जानते हो कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ हो जाएगा तो इस स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आता है? आप सभी जानते हो जो सीड है, जो फ्रूट है, वो हमेशा फीमेल पार्ट में ही बनता है, मेल पार्ट में नहीं बनता। तो ये जो ओवेरी होती है ना, वो फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाती है किस में? फ्रूट में। और ये जो ओव्यूल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? सीड में, ठीक। और ओव्यूल किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं सीड भी किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर। भाई, बीज हमेशा कहाँ पाया जाता है? फल के अंदर। कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि सीड बनता है ओव्यूल से और फ्रूट बनता है ओवेरी से, और चूंकि ओव्यूल भी ओवेरी के अंदर होता है तो ऑब्वियसली सीड भी किसके अंदर होगा? फ्रूट के अंदर होगा। ये दोनों प्रोसेस कब हो रही है? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो होता क्या है वो देखो, नॉर्मली जो ओव्यूल होते हैं उनके अंदर 8 सेल होते हैं। इट इज़ अ 8 सेल स्ट्रक्चर। कितने सेल होते हैं उसके अंदर? 8। इस तरह के 8 सेल होते हैं और 2 सेल जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं। ये अरेंजमेंट होता है उन 8 सेल्स का, ठीक है। ये सभी की सभी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। n इनके अंदर होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड होते हैं। इन 8 में से जो 2 सेल होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और वो दोनों सेल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये अकेला होता है डिप्लॉइड, बाकी के सभी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड क्यों हो गया? क्योंकि 2 न्यूक्लियस थे आपस में फ्यूज़ हो गए, तो ये कैसा बन गया? डिप्लॉइड। अब बचे कितने? 6, 3 ऊपर और 3 नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इन 6 में से कोई एक होता है एग, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमीट। अब वो कहीं भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। मान लो कि वो ऊपर है, हमने माना कि वो ऊपर है, मान लो कि वो ये रहा एग सेल। एग जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम? फीमेल गैमीट। यही है सबसे इम्पॉर्टेंट, फीमेल गैमीट। तो मान लो हमने ये इसको एग माना है, तो ध्यान रखना आप लोग, जिसको भी आप एग मान रहे हो उसके सराउंडिंग वाले जो सेल होंगे, जैसे कि ये दोनों, इनको हमेशा सिनर्जिड मानना। ये हमेशा क्या होंगे? सिनर्जिड, क्योंकि ये सिनर्जिड ही एग के पास में पाए जाते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जो बचे हुए 3 हैं इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि एंटीपोडल सेल एग के पास में होते हैं कि सिनर्जिड एग के पास में होते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना, जहाँ पर भी एग होगा उसके पास में सिनर्जिड होंगे। अगर मान लो मैं इसको एग कहता तो ये सिनर्जिड हो जाते, इसको एग कहा है तो उसके आसपास वाले सिनर्जिड होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो सिनर्जिड है ना, ये इस एग को न्यूट्रिएंट देते हैं, ये इनका काम होता है। सिनर्जिड क्या करते हैं? इस एग को न्यूट्रिएंट देते हैं।
एंटीपोडल का ऐसा कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बची, देखो एक तो एग बचा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस बचा, बाकी का एंटीपोडल सेल का कोई ऐसा विशेष फंक्शन नहीं है। सिनर्जिड तो इसको न्यूट्रिएंट दे रहा है, तो केवल दो ही एक्टिव चीज़ बची, एक एग और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब देखो होता क्या है, जो मेल पार्ट रहेगा, मेल पार्ट क्या होता है, एंथर। अब एंथर हो सकता है इसी फूल के अंदर हो, या एंथर हो सकता है किसी दूसरे प्लांट का भी हो। ठीक है, अगर इसी फूल का एंथर है तो वो भी पॉलन तो वो भी बनाएगा, किसी दूसरे प्लांट का एंथर है तो वो भी पॉलन बनाएगा। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये उड़कर आएगा, या पानी के माध्यम से आएगा, या किसी एनिमल के माध्यम से आएगा, किसी इंसेक्ट के वजह से आएगा, और कहाँ जाएगा, इस इंसेक्ट की इस स्टिग्मा की सरफेस पर, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब अगर वो एंथर इसी फ्लावर का है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर वो एंथर किसी दूसरे फ्लावर का है तो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ देख लेना। अब एंथर ने क्या प्रोड्यूस किया, पॉलन। पॉलन क्या होता है, यही जो एंथर है यही तो इसका मेल पार्ट है, तो ये मेल पार्ट है तो ऑब्वियसली ये क्या बनाएगा, ये मेल गैमीट बनाएगा। इसने क्या बना दिया, पॉलन। हालांकि हम लोग पॉलन को भी मेल गैमीट कह सकते हैं, लेकिन अभी मेल गैमीट इसे ना कहा जाए तो अच्छा है। मेल गैमीट कब कहेंगे वो देखो, तो जब ये पॉलन इस स्टिग्मा की सरफेस पर आता है तो इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। कितने, दो न्यूक्लियस। ध्यान रखना, पॉलिनेशन हमेशा बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज पर होता है। तो जब ये पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन आएगा, चाहे वो पानी से आए, चाहे वो हवा से आए, चाहे वो किसी इंसेक्ट के माध्यम से आए, उसके पास कितने न्यूक्लियस होंगे, दो न्यूक्लियस। इसमें से जो एक न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। उसे क्या कहते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है भाई, सीधी सी बात है, इन न्यूक्लियस को कहाँ पहुँचना है, इस ओव्यूल के अंदर पहुँचना है, क्योंकि एग कहाँ पर है, इस ओव्यूल के अंदर है। हमें कराना क्या है, फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न करवाना है। मतलब इस पॉलन ग्रेन की जो न्यूक्लियस है उसको कहाँ पहुँचाना है हमें, एग तक। कैसे पहुँचाओगे, वो तो काफ़ी दूर है, एग यहाँ पर है। तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ना आपका, ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये एक पॉलन ट्यूब बनाएगा, एक ट्यूब बनाएगा इस तरह का। वो ट्यूब कहाँ तक जाएगी, एग तक। एक पाइपलाइन बना देगा, उस पाइपलाइन के माध्यम से उस पाइपलाइन के अंदर ये जनरेटिव न्यूक्लियस जाएगा। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, ये पॉलन ट्यूब बनाता है। इसको क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आगे जाएगा, इस पॉलन ट्यूब को बनाते जाएगा। इसीलिए तो इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ही ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, उसको रास्ता बताता है, उसको उसकी दिशा को निर्धारित करता है, उसकी डायरेक्शन को फिक्स करता है कहाँ पॉलन ट्यूब बननी चाहिए। मतलब ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही पॉलन ट्यूब को बनाकर उस ओव्यूल तक ले जाता है। पीछे पीछे ये जनरेटिव न्यूक्लियस आता है। अब होता क्या है, रास्ते में ही, बीच रास्ते में, इस स्टाइल के अंदर ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, इस जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीज़न हो जाता है। क्या हो जाता है, माइटोटिक डिवीज़न, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं दो न्यूक्लियस के अंदर। कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस के अंदर। तो जब ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं तभी इनको कहते हैं मेल गैमीट। इनको क्या कहा जाता है, मेल गैमीट। आ गई बात समझ में। इसलिए मैंने कहा था कि पॉलन को मेल गैमीट अभी कहना ठीक नहीं है। तो मेल गैमीट कितने हो गए, दो मेल गैमीट है, यानी कि ओव्यूल एक है, एग एक है। उस एक एग के साथ फर्टिलाइज करने के लिए कितने मेल गैमीट आ रहे हैं, दो। ठीक, दोनों ही फंक्शनल है। अब मैंने भी बताया कि इस एग के अंदर दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हैं, पहला एग और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस। दो चीज़ें एग के अंदर हैं और दो ही मेल गैमीट आ रहे हैं, हिसाब बराबर। होगा क्या, एक मेल गैमीट तो इस एग के साथ फ्यूज़ करेगा, एक मेल गैमीट किसके संग फ्यूज़ करेगा, इस एग के साथ। एग कैसा होता है, हैप्लॉइड। मेल गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड। यहाँ पर बन जाएगा क्या, जायगोट।
जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड। इस जाइगोट से बाद में बनेगा क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, सेकेंडरी न्यूक्लियस। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कैसी है, डिप्लॉयड। ठीक है, इसके साथ जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज़ कर जाएगा, क्योंकि दो मेल गैमीट आ रहे हैं, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज़ करेगा, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये मेल गैमीट कैसा है, एन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इन दोनों के फ्यूज़ होने से एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, 3n। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल होती है ट्रिप्लॉइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, यही इसका फंक्शन है। मतलब कि एक सीड के अंदर दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो हो गया क्या, एम्ब्रियो, दूसरा हो गया क्या, एंडोस्पर्म। ठीक है, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। तो ये जो एम्ब्रियो और ये जो एंडोस्पर्म, ये सब अभी किसके अंदर है, इस ओव्यूल के अंदर ही है। ओव्यूल के अंदर के जो पार्ट है, एक ने बना दिया क्या, एम्ब्रियो, एग और मेल गैमीट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमीट फ्यूज हुए, क्या बन गया, एंडोस्पर्म। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म एक कवरिंग के अंदर, एक लेयर के अंदर कवर रहेंगे, उस कवरिंग को क्या बोलेंगे हम, उसे कहा जाता है सीड कोट। अब क्वेश्चन ये है कि ये सीड कोट कहाँ से आया भाई, तो ये जो आप ओव्यूल देख रहे हो ना, इस ओव्यूल के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को कहते हैं हम लोग इंटेगुमेंट। क्या कहा जाता है उसको, इंटेगुमेंट। इस लेयर को क्या कहा जाता है, इंटेगुमेंट। ये जो इंटेगुमेंट लेयर होती है ना, यही बनाती है क्या, सीड कोट। क्लियर, ये इंटेगुमेंट लेयर ही क्या बनाएगी, सीड कोट। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज़ें होंगी, यानी कि एक सीड के पास क्या क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्ब्रियो होगा, एंडोस्पर्म होगा, और उन दोनों को कवर करने के लिए सीड कोट होगा। ठीक, और ये पूरा क्या है आपका, सीड है। तो बताओ ये ओव्यूल किसके अंदर है, ओवेरी के अंदर, तो ये सीड किसके अंदर होगा, फ्रूट के अंदर, क्योंकि ओवेरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। आ गई कहानी समझ में, इस तरह से बनता है सीड। तो ये बात आपको याद रखनी है, सीड हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या किसी भी तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सीड नहीं बनता। सीड सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनता है। जहाँ कहीं पर भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होगा वहाँ सीड बनेगा। अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न नहीं है तो सीड भी नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? अब देखो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं अपन सीड स्ट्रक्चर की। एक जनरल और बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, उस स्ट्रक्चर से अपन समझेंगे कि सीड के अंदर क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, ना मोनोकॉट की बात करूँगा मैं, ना डाइकॉट की बात करूँगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो रहा सीड और ये रही उसकी सीड कोट। देखो लेबलिंग कर दो भाई क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो रहा एम्ब्रियो, ये कौन है? एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो का जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं रेडिकल, और ये ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्लम्ब्यूल। ठीक है, और अभी एम्ब्रियो को अच्छे से पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं कॉटिलिडन। इसको क्या कहते हैं? कॉटिलिडन। इसके अलावा और क्या पाया जाता है यहाँ पर? एंडोस्पर्म। ध्यान रखना कॉटिलिडन और एंडोस्पर्म इन दोनों का एक ही काम है। क्या काम है अभी बताता हूँ। ठीक, इसे क्या कहते हैं? सीड कोट, कवरिंग है। ठीक, ये जो आप देख रहे हो ना, इस पॉइंट को कहते हैं माइक्रोपाइल। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल के पास में क्या पाया जाता है? हाइलम। ठीक, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है सीड का। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सीड कोट की। सीड कोट के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखो। पहली चीज़, सीड कोट का काम क्या है?
सीड कोट का फंक्शन क्या है? सीड कोट का काम होता है प्रोटेक्शन देना। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ऑब्वियसली एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों को कवर कर रही है। आउटर मोस्ट कवरिंग है भैया, ये कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। और तो ऑब्वियसली जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। ठीक। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई ये जो सीड कोट होता है ये बनता कैसे है? तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ओव्यूल जो होता है उस ओव्यूल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। जैसे कि यहाँ मैं आपको बताऊँ, जैसे कि ये एक ओव्यूल मैंने बनाया, 8 सेल इसके अंदर होते हैं, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ और 2 होते हैं सेंटर में। ठीक। इस ओव्यूल के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट। उसे क्या कहा जाता है? इंटेगुमेंट। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, ये जो इंटेगुमेंट लेयर है ये सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है। अगर किसी ओव्यूल के पास एक ही इंटेगुमेंट लेयर है, जैसे कि ये बताया, तो उस ओव्यूल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यूनिटैगमिक ओव्यूल। ठीक है। ये जो ओव्यूल लेयर है ये 2 भी होती है। ठीक है, 3 सेल इधर बनाए, 2 सेल सेंटर में होते हैं। ये जो इंटेगुमेंट लेयर है ये आपकी डबल भी होती है। देखो, एक लेयर ये रही, दूसरी लेयर जो है वो ये रही। तो इंटेगुमेंट लेयर जो है वो सिंगल भी हो सकती है, इंटेगुमेंट लेयर डबल भी हो सकती है। अगर इंटेगुमेंट लेयर डबल है, यानी कि यहाँ पर 2 इंटेगुमेंट है, एक होती है इनर इंटेगुमेंट और एक होती है आउटर इंटेगुमेंट। तो जब किसी ओव्यूल के पास 2 इंटेगुमेंट होती हैं तो उस ओव्यूल को कहा जाता है बायटैगमिक ओव्यूल। ठीक है। ये जो इंटेगुमेंट होता है ना, इसी से बनता है सीड कोट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सीड कोट कैसे बनता है, सीड कोट कहाँ से बनता है? तो सीड कोट बनता है इंटेगुमेंट वाले पार्ट से। तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात हो गई है तो कि जो सीड कोट है, अब देखो इंटेगुमेंट एक है तो एक सीड कोट बनेगा। ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न होता है यहाँ, अगर 2 इंटेगुमेंट है तो फिर क्या होगा? देखो, आप लोगों को सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मूंगफली का, ग्राउंडनट। आप सभी ने खाई होगी। तो ग्राउंडनट के अंदर आप देखते हैं 2 सीड कोट पाए जाते हैं। एक तो सबसे ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम खोलते हैं तो उसके अंदर फिर सीड निकलते हैं ग्राउंडनट के। फिर उस ग्राउंडनट सीड के ऊपर भी एक ब्राउन कलर की पतली सी कवरिंग होती है। देन उसके बाद सीड निकलता है, यानी कि ग्राउंडनट के पास 2 कवरिंग होती है। तो सीधी सी बात है, जिसके पास 2 कवरिंग होगी दैट मीन्स उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 इंटेगुमेंट रहे होंगे, उसके ओव्यूल के पास 2 इंटेगुमेंट रहे होंगे, मतलब उसका ओव्यूल कैसा रहा होगा? बायटैगमिक। ठीक है। ये जो आउटर इंटेगुमेंट है ये बनाता है क्या? टेस्टा, यानी कि आउटर कवरिंग। जो हमारा ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है। तो टेस्टा भी कैसा होता है? हार्ड होता है, ये काफ़ी थिक होता है। ठीक है। और जो इनर इंटेगुमेंट होता है वो बनाता है इनर सीड कोट, जिसको कहते हैं टैगमन। उसको क्या कहते हैं? टैगमन। तो हम देखते हैं ग्राउंडनट के अंदर जो टैगमन होता है, जो अंदर वाली सीड कोट होती है पतली होती है, ब्राउन कलर की, यानी कि वो थिन होती है और पेपरी होती है, एकदम पेपर जैसी बिल्कुल पतली होती है। इन दोनों पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्टा, देखो एक इंटेगुमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक की बात हो रही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। एक इंटेगुमेंट मतलब एक सीड कोट बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 इंटेगुमेंट हैं, एक इनर इंटेगुमेंट एक आउटर इंटेगुमेंट, तो क्वेश्चन आता है कि भाई टेस्टा किससे बनता है और टैगमन किससे बनता है? टेस्टा बनता है आउटर इंटेगुमेंट से, टैगमन बनता है इनर इंटेगुमेंट से। टेस्टा होता है आउटर सीड कोट और टैगमन होता है इनर सीड कोट। ठीक है। हार्ड कौन सा होता है इसमें से? टेस्टा। थिन कौन सा होता है इसमें से? टैगमन। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सीड कोट से यहाँ से क्वेश्चन और नहीं पूछे जाते, ये आप लोग याद रखना। अब दूसरी चीज़ आ जाओ, अपना एम्ब्रियो की बात कर लो। चलो एम्ब्रियो से पहले ये निपटा लो, एक छोटा सा है माइक्रोपाइल। इसका क्या काम है? देखो, माइक्रोपाइल एक सीड की छोटी सी ओपनिंग है, इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग। देखो भाई, जब सीड जर्मिनेशन अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन देखेंगे सीड जर्मिनेशन में क्या होता है। सबसे पहले पानी अंदर जाता है, सबसे पहली प्रोसेस होती है इम्बाइबेशन, जिसमें पानी सीड के अंदर जाता है। तो भाई सीड के अंदर पानी जाएगा कैसे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। तो वो रास्ता कौन सा है? माइक्रोपाइल। एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक टाइनी पोर होता है,
उस छोटी सी ओपनिंग के माध्यम से ही, उस छोटी सी ओपनिंग के वजह, उस थ्रू ही पानी जो है, वाटर जो है वो सीड के अंदर जाता है। तो ये क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है जिससे थ्रू विच वाटर एंटर इनसाइड, यानी कि जर्मिनेशन के टाइम पर जो इम्बाइबेशन प्रोसेस होती है, सबसे पहली स्टेप होती है, अभी पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो वाटर सीड के अंदर जाता है इसी माइक्रोपाइल से, यही इसका फंक्शन है। दूसरा देखो लो हाइलम। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है, सीड। एक सीड किसके अंदर प्रेजेंट होता है बताओ, फ्रूट के अंदर होता है। हम सभी जानते हैं भाई सीड कहाँ पाया जाता है, फल के अंदर। बीज कहाँ होता है, फल के अंदर। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सीड है जो फ्रूट के अंदर है, ये सीड इस फ्रूट बॉल से, ये क्या हो गई, उसकी फ्रूट की बॉल हो गई, इससे कैसे जुड़ता है भाई। ये सीड है वो इसके अंदर फ्रीली घूमता है या किसी चीज़ से जुड़ा होता है, तो फ्रीली नहीं घूमता। ये जो सीड है वो इस फ्रूट के अंदर किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा रहता है। तो वो जुड़ने वाली चीज़ क्या है, देखो ये आप देख रहे हो, ऐसे ही एक जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जुड़ने वाला, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हाइलम। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसी को क्या कहा जाता है, हाइलम। एक मिनट देखो थोड़ी सी सर्दी हो गई है। हाँ, तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसको क्या कहते हैं, हाइलम। जिस जगह से ये धागे जैसा स्ट्रक्चर, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो जुड़ रहा है उसकी फ्रूट वॉल से, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं, हाइलम। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल और ये सीड जहाँ जुड़ते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हाइलम। यानी कि ये यहाँ से एक निकलता है आपका, जैसे कि मान लो यही फ्यूनिकल है और ये इसकी फ्रूट की वॉल से जुड़ा रहता है। क्लियर। ये दोनों टर्म यहाँ पे याद रखना, फ्यूनिकल भी इंपॉर्टेंट है और हाइलम भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूनिकल क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो सीड को फ्रूट से जोड़ के रखता है, और हाइलम वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ पर सीड फ्यूनिकल से जुड़ता है, ठीक। अब देखो एम्ब्रियो पर आ जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे कि ये बनाया मैंने एक एम्ब्रियो। देखो एम्ब्रियो जो होता है इसके पास एक एक्सिस होती है इसके ठीक सेंटर में, ठीक है। इस एक्सिस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस को और किस नाम से जाना जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को जाना जाता है टाइजेलम के नाम से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को और क्या कहते हैं, टाइजेलम। ये जो टाइजेलम है ना, यही वो चीज़ है जहाँ पर कॉटिलिडन आके जुड़ते हैं, समझते हो ना, कॉटिलिडन, एम्ब्रियोनिक लीफ जिसको हम कहते हैं। तो टाइजेलम ही वो पार्ट है, टाइजेलम ही वो जगह है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस वही जगह है जहाँ पर ये कॉटिलिडन इससे जुड़ता है, ठीक है। अगर इस टाइजेलम से एक कॉटिलिडन जुड़ा है तो उसको कह देंगे मोनोकॉट। अगर इस टाइजेलम से दो कॉटिलिडन जुड़े हैं तो उसको कह देंगे डाइकॉट सीड, सिंपल, ठीक है। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक। ये जो एपिकोटाइल है ना, इसके पास होते हैं प्लम्यूल, और ये जो हाइपोकोटाइल है इसके पास होता है रेडिकल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इस प्लम्यूल से ही बनते हैं बाद में फ्यूचर में क्या बनती है, शूट बनती है। प्लम्यूल क्या बनाता है, फ्यूचर शूट, और रेडिकल क्या बनाता है आगे चल के रूट, फ्यूचर रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्लम्यूल क्या बनाता है, शूट, और रेडिकल क्या बनाता है, रूट। यानी कि जो प्लांट है भैया, प्लांट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके रूट और उसका शूट, उसके लोअर पार्ट और उसका अपर मोस्ट पार्ट। दोनों ही चीज़ें कहाँ से बन रही हैं, एम्ब्रियो से बन रही हैं। यानी कि ये एम्ब्रियो ही सब कुछ है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस एम्ब्रियो को हम लोग फ्यूचर प्लांट भी कहते हैं, या फिर कहो फ्यूचर टाइनी प्लांट। एक छोटा सा भविष्य का पौधा सीड के अंदर क्या होता है, वो एम्ब्रियो ही होता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपन इस एंडोस्पर्म की। देखो थोड़ा सा बोर्ड खाली कर देते हैं, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन के ऊपर बात करेंगे।
एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन दोनों का एक ही काम है, और काम क्या है? फूड मटेरियल को प्रोवाइड कराना। देखो एंडोस्पर्म हो या कॉटिलिडन हो, दोनों का काम एक है, और काम क्या है? ये दोनों फूड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्या कराएंगे? फूड मटेरियल। किसको प्रोवाइड कराते हैं? एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को फूड मटेरियल देते हैं डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज के दौरान। ठीक है, अब देखो कॉटिलिडन और एंडोस्पर्म, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। जो कॉटिलिडन है, ठीक है, ये पाया जाता है आपका पल्सेस के अंदर। पल्सेस ना लिखें, इसको लिखें अपन लेग्यूम्स के अंदर। ये किसके अंदर पाया जाता है? लेग्यूम्स के अंदर। वहीं जो एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म है वो पाया जाता है सीरियल्स के अंदर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कॉटिलिडन किस में होता है? लेग्यूम्स के अंदर, और एंडोस्पर्म किस में होता है? सीरियल्स के अंदर। अब यहाँ पर दो टाइप के और सीड होते हैं, वो देखो एंडोस्पर्म के बेसिस पर। कौन कौन से? जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है, जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो, और एक ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट हो, यानी कि एक सीड वो होगा जिसके अंदर एंडोस्पर्म होगा, और दूसरा सीड वो जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा। तो जिस सीड में एंडोस्पर्म होता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। उसे क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एंडोस्पर्मिक तो बड़ा सिंपल है याद करना भाई। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब एंडोस्पर्म है, लेकिन एल्ब्यूमिनस थोड़ा सा अलग टर्म है। तो एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब एंडोस्पर्मिक सीड ही होता है। ठीक है, जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है उसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। उसे क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, सॉरी यहाँ पर आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? जो एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें आपके आते हैं बेसिकली मोनोकॉट। ज़्यादातर मोनोकॉट जो होते हैं वो अपने किस में आते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड में आते हैं। जो आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है जिनको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, इसमें आते हैं बेसिकली अपने सभी डाइकॉट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, वहाँ पर भी एक्सेप्शन है। मोस्ट ऑफ द जितने भी मोनोकॉट सीड है उनके पास एंडोस्पर्म होता है। मोस्ट ऑफ द जितने भी डाइकॉट सीड है उनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है। अब एक्सेप्शन देखो, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। यहाँ पर एक्सेप्शन है पोथोस का। आपने नाम अगर सुना हो तो कभी, पोथोस, जिसका कॉमन नेम क्या है? मनी प्लांट। मनी प्लांट तो देखा होगा ना, वो सभी लोगों ने पहले घर में बहुत रखते थे मनी प्लांट, बोतल में लगा के रखते थे मनी प्लांट। और यहाँ पर सबसे एक्सेप्शन है इसका कैस्टर। अब देखो ये जो मनी प्लांट है, पोथोस है, ये कहने के लिए तो मोनोकॉट है, ध्यान रखना। ये जो पोथोस है, मनी प्लांट है, कहने के लिए क्या है? मोनोकॉट, लेकिन सीड इसके अंदर एंडोस्पर्मिक नहीं होता। इसके अंदर सीड कौन सा होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक। वहीं अगर हम बात करें कैस्टर, तो कैस्टर कहने के लिए तो डाइकॉट है, लेकिन इस कैस्टर के अंदर सीड एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक, क्लियर? चाहो तो यहाँ पर भी लिख लो, एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? सीरियल्स में और कैस्टर के अंदर। ठीक, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है एक्सेप्शन के तौर पर। तो ये अपना सीड स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। सीड स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें थी वो अपन ने कवर कर ली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना सीड जर्मिनेशन पर आएगा। ठीक, तो ये जो सीड स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, ध्यान रखना, अपना सीड टेक्नोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और अगर नेशनल सीड कॉरपोरेशन की बात करूँ तो वहाँ पर सीड टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 3 पार्ट अपन कवर करेंगे नेशनल सीड कॉरपोरेशन के बैच में। पहला सीड टेक्नोलॉजी, दूसरा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, और तीसरा एग्रोनॉमी। ये 3 कवर करने हैं। ज़्यादातर जो पूरा की पूरा अपना नेशनल सीड कॉरपोरेशन जितने भी एग्जाम कराता है, चाहे वो सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर का हो या मैनेजमेंट ट्रेनी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का हो, उसमें ये 3 पार्ट तो आते ही आते हैं। ये मेजर पार्ट है। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीड टेक्नोलॉजी। तो वही अपन ने शुरू किया है। उसमें सबसे पहला लेक्चर हो गया अपना सीड स्ट्रक्चर। ठीक।